नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखा था। आज हम उसी प्रश्न बैंक का प्रथम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्लियर विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्न बैंक के चैप्टर नंबर 1 से 14 तक के सभी क्वेश्चन आंसर देखे थे, उनके सॉल्यूशन देखे थे। आज हम इसका प्रथम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमें मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन करना है। जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का। इसमें हम 15 मिनट शुरुआत में पेपर पढ़ने के लिए यूज में लेंगे। और देखिए, ये जो पेपर है वो 56 अंक का होने वाला है। इसमें हमें 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, इसको भी क्लियर करें। कुछ सामान्य निर्देश जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखें। देखिए, रोल नंबर के अलावा पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है। पेपर पर एक नामांक लिखने का खाने बने होते तो वहां पर प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर लिख देवें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखें। इसका मतलब किसी क्वेश्चन के 2 या 2 से अधिक पार्ट है तो उनके जो आंसर है वो एक जगह लिखें। क्लियर। प्रश्न पत्र में के हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण में विरोधाभास या अंतर होने पर, त्रुटि होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। प्रश्न 1 और 2 के सभी प्रश्न आधे अंक के हैं। 3 के समस्त प्रश्न 1 अंक के हैं। प्रश्न 4 से 15 तक के सभी 1.5 अंक के हैं। और प्रश्न 16 से 18 3 अंक के हैं। और प्रश्न 19 और 20 4 अंक के हैं। 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आंतरिक विकल्प है, मतलब अथवा में आपको और क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहले हम खंड ए के सेक्शन ए के क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें भी जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो देखिए, पहले का पहला पार्ट धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता की वैल्यू क्या होगी धातुओं के लिए? तो देखिए विद्यार्थियों, धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर, ये अनंत होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत विभव का मान क्या होगा? घटता है। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV बाई dr। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये जो ऋणात्मक साइन है वो हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटेगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि ये हमारे पास में कोई धनात्मक आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है। यदि मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करूं तो इस बिंदु से दूर की ओर होगा। तो इससे दूर की ओर यदि हम जाएं तो जो विद्युत विभव है V, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है विद्युत विभव का मान घटता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में
विद्युत विभव का मान डिक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व का मात्रक होता है, तो देखिए इनमें से धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं धारा घनत्व को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं I अपॉन में A के इक्वल होता है, तो J का मात्रक वही होगा जो I अपॉन में A का मात्रक होगा। I अपॉन में A का मात्रक, I यहां पर विद्युत धारा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, A यहां पर क्षेत्रफल जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन A यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का वोल्टता का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। यहां पर हमें वोल्टता नियम पूछा है, मतलब द्वितीय नियम पूछा है, तो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड है, तो यहां पर ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक जिनके मध्य समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है के मध्य आरोपित बल होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने डायग्राम के जरिए दिखाया है, ये दो हमने चालक तार लिए हैं जिनमें एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान दिशा में जब धारा का प्रवाह होता है तो आकर्षण बल काम करता है। जब दोनों वायर में से एक दूसरे विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। F1 तथा F2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। यहां पर हमारे को क्वेश्चन के अंदर देखिए दो समांतर धारावाही चालक जिनके मध्य समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, समान दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो वहां पर आकर्षण बल काम करता है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर विद्यार्थियों अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी विकिरण है, तो अवरक्त किरणें हैं वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है, तो अवरक्त किरणों के कारण से हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती, तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता, रंग बदल जाता, बट आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसग्रेन टेलीस्कोप में द्वितीयक दर्पण होता है, तो अभिदर्शक दर्पण अवतल दर्पण होता है। यहां पर हमें द्वितीयक दर्पण पूछा है जो कि एक उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत प्रकाश स्रोत से अपसरित प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार का होगा। अपसरित का मतलब फैल रहा है, तो जो तरंगाग्र है वो गोलीय होगा, ऑप्शन ए यहां पर सी यहां पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के का फॉर्मूला ये हमारे पास में होता है। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो देखिए यदि मैं यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ रखूं तो उस ग्राफ से थोड़ा सा आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है।
हम एक्स एक्सिस की दिशा में आरोपित विभवांतर ले लेंगे, या संग्राहक पट्टी का विभव उसको हम कह सकते हैं, संग्राही पट्टी का विभव, संग्राही पट्टी का विभव या आरोपित विभवांतर। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो देखिए विद्यार्थी, इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो हमें इस टाइप का मिलने वाला है, ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। और यहाँ पर ये जो धारा होती है ये संतृप्त धारा होती है और ये तीव्रता I1 पर है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि आप तीव्रता बढ़ा दीजिए, तीव्रता बढ़ा दीजिए। ये जो विभव है इसको हम V01 से कह रहे हैं, निरोधी विभव कहलाता है। जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए तो उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। अब यदि यहां से हम तीव्रता को इंक्रीज कर दें तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। तो देखिए आपने तीव्रता बढ़ाई बट निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ा है। ये हमने दो तीव्रताएं ली है, तो तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला है En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो n बराबर 1 पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, यहां से E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो माइनस में 13.6 आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नाभिक के चारों तरफ गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत रहता है। हम बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार जानते हैं, बोर की द्वितीय परिकल्पना ये कहती है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। तो ये बोर मॉडल से हमें प्राप्त होता है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है वो उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है और द्रव्यमान में आई कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो द्रव्यमान क्षति के कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। तो नेज अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और होलों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सेम होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में होलों का घनत्व ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा, होलों की डेंसिटी कम होती है। यहाँ पर हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या समान किस में होती है, तो वो नेज अर्धचालक में होती है विद्यार्थियों। अब हम सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये भी काफी आसान से क्वेश्चन है।
चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। मैं यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में, जैसे मैं, आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में यहां पर है ऋणावेश माइनस में Q, यहां पर हमारे पास में है धनावेश प्लस Q। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a हम लेकर चलते हैं। तो यहां पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। नेक्स्ट देखें, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहती है। देखिए प्रतिरोध बढ़ जाता है बट प्रतिरोधकता यहां पर पूछा है तो प्रतिरोधकता के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति करते आवेश का पथ होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल QV साइन थीटा होता है और यहाँ पर थीटा 0 दे रखा है तो बल का मान 0 हो जाएगा। QV साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बल काम नहीं कर रहा। तो आवेशित कण का जो पथ है वो अपरिवर्तित रहेगा। जिस पथ में वो गति कर रहा है उसी पथ में ही वो गति करता रहेगा, अर्थात जो पथ है वो रेखीय होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म शून्य ताप पर अतिचालक पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं, इसे माइजनर इफेक्ट कहते हैं। आगे चलकर ये क्वेश्चन हमें मिलने वाला भी है। माइजनर इफेक्ट कहा जाता है ये क्वेश्चन। माइजनर प्रभाव क्या है आगे पीछे के क्वेश्चंस में हमें दे भी रखा है विद्यार्थियों। तो विद्युत अनुनाद पर विद्युत धारा और विभव के मध्य क्लांतर होगा। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर जो क्लांतर है वो 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में क्लांतर कितना होता है? 0 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त हो गई है। कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पूछते हैं तो उनमें से एक शर्त ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। आपको तरंगाग्र की डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपको इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो इसका यदि ग्राफ खींचें आप इस क्वेश्चन का तो हमें देखिए इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आप ले लीजिए प्रकाश विद्युत धारा और एक तरफ आप ले लेते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो देखिए आपको किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। ये हमने ले लिया है प्रकाश विद्युत धारा और दूसरी तरफ हमने ले लिया है आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य खींचे गए ग्राफ से हमें ये प्राप्त होता है कि आयरन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसलिए आयरन है वो प्रकृति में पाए जाने वाले नाभिकों में से सबसे ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बायस में डायोड के अवक्षय प्रत की चौड़ाई घट जाती है, अगर बायस में घट जाती है जबकि पश्च बायस में बढ़ जाती है। इसके साथ में अवक्षय प्रत के स्थान पर आपको विभव प्राचीर भी मिल सकता है, अवरोधी विभव भी मिल सकता है।
विभव प्राचीर या अवरोधी विभव। तो विभव प्राचीर भी अगर 22 में घट जाता है, अवक्षय प्रत की चौड़ाई भी घट जाती है। हमें यहां पर तीसरे प्रश्न में निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो एक एक लाइन या एक एक शब्दों वाले क्वेश्चन हमारे पास में आ गए, एक एक अंक के होंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ का आरेख खींचिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ में निर्मित कर रहा हूं। तो विद्यार्थी डायग्राम के जरिए देखेंगे, ये हमारे पास में कुछ समांतर रेखाएं हैं जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। इन समांतर रेखाओं के ठीक लंबवत हमने समतल पृष्ठ खींचे हैं जो कि समविभव पृष्ठ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ होते हैं जिन पर विभव का मान एक समान होता है। तो समांतर रेखाओं के जो कि विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक लंबवत दिशा में खींचे गए पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए। ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप है वो होता है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, सिग्मा E वेक्टर। तो ये हमारे पास में आ गया ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। एक होता है ओम के नियम का स्थूल रूप। इस स्थूल रूप को हम अदिश रूप भी कहते हैं, जो कि V बराबर IR होता है। जो हम ओम का नियम पढ़ते आए हैं वही होगा। क्लियर। इसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म रूप है इसे सदिश रूप भी कहा जाता है, सदिश रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं उच्च होता है। तो ये लोह चुंबकीय पदार्थों में ऐसा होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एन डेल्टा फाई अपॉन आर का मात्रक बताइए। तो विद्यार्थियों हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर पढ़ते आए हैं माइनस में एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़ते आए हैं। अब धारा I बराबर होता है E बट्टे में R, तो ये हमारे पास में आ जाएगा N बट्टे में R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर आप देखिए कि प्रेरित आवेश तो Q बराबर I इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास में आ गया। इसका परिमाण की यदि मैं बात करूं तो माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन में R। इसके परिमाण की बात करूं तो यहां से N डेल्टा फाई अपॉन में R। तो ये N डेल्टा फाई अपॉन में R का मात्रक हमें यहां पर पूछा गया है, तो उसका मात्रक वही होगा जो Q का मात्रक होगा। और Q यहां पर आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो विवर्तन के लिए आवश्यक है कि, देखिए क्या आवश्यक है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम के कणों का आकार ये हमने आवश्यक है कि अवरोधक व द्वारक
या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये आवश्यक और मूल शर्त है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये कोई एक द्वारक है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख दूं एक के इक्वल, कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक के इक्वल है। तो इस द्वारक का जो आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि के लगभग बराबर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोन को परिभाषित कीजिए। तो फोटोन की डेफिनेशन देखेंगे आप यहां पर। देखिए, प्लांक के अनुसार प्लांक ने फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। तो क्या कहते हैं कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा कहा जाता है। जिन्हें ऊर्जा के क्वांटा कहा जाता है, जिसे फोटोन भी कहते हैं। जिसे फोटोन भी कहते हैं, उन्हें फोटोन भी कहा जाता है। क्लियर? फिर है नाभिकीय बलों के दो गुणधर्म लिखिए। हमारे को दो गुणधर्म पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसकी प्रकृति की। तो नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। नाभिकीय बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। इनकी जो प्रवास है वो बहुत कम होती है। 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। नाभिकीय बल का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता, तो आवेश पर अनिर्भर होता है। अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ये एक समान रूप से काम करता है। चक्रण पर निर्भरता, ये चक्रण पर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये कुछ नाभिकीय बलों के गुणधर्म है जो आपको आने ही चाहिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी बताइए। तो देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां तो बहुत हैं, लेकिन ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। कैसे, वो भी क्लियर कर लीजिए। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चिरसम्मत तरंग सिद्धांत उनको ये पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उसके पथ की त्रिज्या भी घट जाएगी, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब है रदरफोर्ड के पास में नहीं था। इसके अलावा ये स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम खंड बी लेकर चलेंगे, जिसमें 4 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1.5 अंक का होगा। तो यहाँ पर किसी विलगित आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करें, आपको पूरा डेरिवेशन करना है। और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R वाला फॉर्मूला व्यंजक आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है विद्यार्थियों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाता है तो प्रतिरोध का के ताप का मान बताइए। प्रतिरोध ताप गुणांक 1.17 इंटू 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। हमारे पास में एक रिलेशन है R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन है, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, R0 R0 है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, और डेल्टा टी ताप में वृद्धि करने के पश्चात रेजिस्टेंस R हो जाता है। तो यहाँ पर मैं T1 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R1, तो R0 1 प्लस अल्फा T1 आ जाएगा। इसी तरीके से R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2 आ जाएगा। तो यहां से हम R1 बट्टे में R2 बराबर 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2, तो R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 बराबर R2 1 प्लस अल्फा T1 अपने पास में आ जाएगा। तो यहां से अपन को T2 की वैल्यू चाहिए, T2 का मान चाहिए, अंतिम जो ताप है वो अपन को चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि T2 बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा T2 बराबर लिख लेते हैं एक बार, तो R2 अपॉन में R1 1 प्लस अल्फा T1, और T2 बराबर अपने पास में आ गया है R2 अपॉन R1 1 प्लस अल्फा T1 माइनस 1 बट्टे में अल्फा। तो चलिए एक बार सबकी वैल्यू रख देते हैं। R2 117, R1 बट्टे में तो 100 आ गया, इंटू 1 प्लस अल्फा 1.17 इंटू 10⁻⁻4 T1। T1 है 300 केल्विन, तो केल्विन में हमारे पास में आंसर आ जाएगा -1 बट्टे में 1.17 इंटू 10⁻⁻4। तो देखिए विद्यार्थी यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान बताइए। तो देखिए डेफिनेशन देखेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए या उनसे प्रतिकर्षित हो जाए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, और पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। देखिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है इसका मान 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि
एल लंबाई, यहाँ पर ये जो लंबाई है ये एल है। क्लियर, ये जो लंबाई है वो एल है। फिर देखिए कि छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक E बराबर 1/2 B ओमेगा एल स्क्वेयर ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाती है तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधुता में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, एन फाई बराबर एल एम आई। हमें यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ये एन फाई, तो एन टू फाई टू बराबर M21 I1 आएगा। तो यहां से हमारे को N2 फाई टू पूछा है। M21 का मान है 1.5, I का मान है 20, तो N2 फाई टू बराबर अपने पास में आ चुका है 30 वेबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए, विस्थापन धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर होता है? तो इसका आंसर भी है हाँ। विस्थापन धारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली जो धारा है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर। और ID बराबर हमने एक फॉर्मूला देखा है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको प्रूफ करना है तो A एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटी दूरबीन के अपदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या है? अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच दूरी कितनी है? तो देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है M बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ओ अपॉन में एफ ई। तो एफ ओ हमारे पास में है 144, एफ ई हमारे पास में है 6। तो यहां से आप ध्यान देंगे 24 आ जाएगा। अब दोनों के बीच में पृथक्करण दूरी, तो मोड ऑफ एफ ई प्लस मोड ऑफ एफ ओ। तो एफ ई की वैल्यू 6, 144, तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा आवश्यक चित्र बनाकर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये 10वें चैप्टर के अंदर सीधा सीधा टॉपिक मिल जाएगा। प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके मध्य का कलांतर समय के साथ में नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। प्रकाश के संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर और कलांतर की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो विद्यार्थियों ये भी 10वें चैप्टर से ही लिया गया है, 10th चैप्टर से। हमने पिछले वीडियोज में भी इनके सॉल्यूशन एक एक करके बताए समझाए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि यह दर्शाए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तो ये आपको 8वें चैप्टर में मिलेगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अभिग्रित लिखिए, ये 12वें चैप्टर में। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये आपको 13वें चैप्टर में मिलने वाला है। क्लियर। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी
काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, इनको अच्छे से तैयार कर लें विद्यार्थियों। ये मैंने लगा दिया है साफ साफ, मोस्ट लगा दिया है, ये भी मैंने यहाँ पर मोस्ट लगा दिया है। क्लियर? फिर देखिए जो 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है वो आपको आने ही चाहिए, अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। क्या है? 16 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा। विद्युत विद्युत के कारण से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो अक्ष और निरक्ष दोनों वाले आपको याद करने हैं। इसके अथवा में गाउस के नियम का कोई सा एक अनुप्रयोग आएगा, तो यहाँ पर पतले गोलीय कोश के बाहर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो रेखीय आवेश के कारण से और समावेशित परत के कारण से भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आना चाहिए। तो यहाँ से ये 5 टॉपिक हो गए। तो अक्ष के साथ में आपको निरक्ष वाला भी याद करना है और गाउस के नियम के तीनों अनुप्रयोग आपको याद करने हैं। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन है वो आप यदि ये 5 टॉपिक आप याद कर लेते हैं तो आपको 100% एक टॉपिक मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन चौथे चैप्टर में से आने वाला है। बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते धारावाही वर्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके साथ में मैं एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं, धारा मापी वाला टॉपिक भी आप अच्छे से याद करें। धारा मापी वाला टॉपिक है वो भी काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, आवश्यक ऊर्जा स्तर भी बनाइए। तो देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्लियर? अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। इन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक अशुद्धियों के नाम लिखिए, इनके ऊर्जा स्तर आरेख भी बनाइए। दाता और ग्राही परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख भी आपको खींचने हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं ये 19वां क्वेश्चन है, 4 अंक का होगा। देखिए 19वें क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं, 19वें और 20वें क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है वो 2 भागों में होगा। एक भाग में आपको डेरिवेशन करवाया जाएगा, तो एक भाग है न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, एलसीआर परिपथ में फीचर आरेख विधि, ये फेजर विधि है, प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके अलावा 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है। धारा का आईआरएमएस मान पूछा है। क्लियर? तो यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। तो धारा का पहले तो आपको शिखर मान ज्ञात करना। चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। IM बराबर होता है VM बट्टे में अक्स L, और अक्स L बराबर होता है ओमेगा L। तो हमें यहां से ओमेगा का जो मान है वो भी मैं आपको इस फॉर्म में लिख देते हैं, VM बट्टे में 2πfL। तो ये तो IM का मान आ गया। IRMS पूछा है तो VRMS बट्टे में 2πfL आ जाएगा। VRMS हमें, ये VRMS है, ये F है और ये L है विद्यार्थी। तो इनकी वैल्यू रखकर आप IRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के लिए सिद्ध कीजिए कि धारा और विभवांतर में कलांतर π/2 होता है। आवश्यक तरंग आरेख और फेजर आरेख भी बनाइए। एक प्रकाश बल्ब और सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सही चित्र में दिखाए अनुसार एक एसी स्रोत से जुड़े कुंजी को बंद कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रवेश कराई जाती है। तो छड़ को प्रवेश करते समय बल्ब की चमक किस प्रकार से चेंज
होगी, बल्ब की चमक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थी, जब किसी छड़ को इस कुंडली के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो इसका प्रेरकत्व का मान प्रेरकत्व L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है। क्लियर। तो यहां से लोहे की छड़ को अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, इसके लिए म्यू आर का मान अत्यधिक होता है, तो यहां से एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एल का मान बढ़ जाएगा। तो जब हम इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करवाएगा, इसकी खुद की वजह से जो धारा बह रही है उसकी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, और वो जो प्रेरित धारा है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के रूप में क्रिएट होती है। तो यहां से आप ध्यान देंगे आई, चलिए दूसरे फॉर्म में मैं आपको बताता हूं, E बराबर माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। तो L का मान इंक्रीज हो जाएगा, तो L का मान बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, बल्ब की चमक प्रवेश करते समय घट जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। देखिए 20वां प्रश्न भी आप देख लीजिए। गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम का उपयोग करते हुए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो आपको N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक इसके साथ में आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे रखा है। 4.5 साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर F का जो मान है वो आपको प्लस में 15 सेंटीमीटर लेकर चलना है, U का मान माइनस में 12 सेंटीमीटर लेकर चलना है, H का मान आपको 4.5 सेंटीमीटर लेकर चलना है। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V वाला फॉर्मूला लगाकर आप यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आवर्धन होता है M बराबर माइनस में V बटे में U, चिन्ह सहित आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो M की वैल्यू भी आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये अपने पास में जो दर्पण समीकरण है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसको आपको प्रूफ करना है। इसके सेकंड पार्ट में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना को समझाइए, इसके लिए आवश्यक शर्त भी बताइए, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताइए, और इस पर आधारित किसी परिघटना का नाम बताइए। तो प्रकाशिक तंतु इसी के ऊपर ही आधारित होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो प्रकाशिक तंतु पर आधारित होते हैं, सॉरी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर लौटेंगे। विद्यार्थियों, आपके मन में कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हम अगले मॉडल पेपर में उसको सॉर्ट आउट कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।